हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे ग्रो कैरियर प्लेटफॉर्म पर आरएसी का लेक्चर्स चल रहे हैं कंटिन्यूसली, और हम बाकी अदर जो ब्रांचेज हैं जैसे सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, बाकी अदर जो ब्रांच हैं उसका भी हम लेक्चर्स डलवा रहे हैं। तो जो भी आपका दोस्त है, फ्रेंड है और आपका कोई भी सहयोगी है, आप उससे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं रेफ्रिजरेंट। लास्ट क्लास में हमने बताया था व्हाट इज द रेफ्रिजरेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट। अंडरस्टैंड? तो रेफ्रिजरेंट क्या होता है ये हम लास्ट क्लास में जान चुके हैं। रेफ्रिजरेंट क्या है? एक ऐसा लिक्विड पदार्थ होता है जो वाष्पन के दौरान हीट को अवशोषित करता है और कंडेंसेशन के दौरान हीट को क्या करता है? रिलीज करता है। ये हम बहुत सारी बातें हैं जो पहले ही जान चुके हैं। ठीक है। रेफ्रिजरेंट इज अ फ्लूइड मटेरियल which is absorb a heat by a process of evaporation and the release of heat by a process of condensation. It's a called refrigerant. ठीक है। रेफ्रिजरेंट हमने सभी ने जाना, बहुत अच्छे से समझा। ठीक है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी। क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा कि प्राइमरी जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या होता है और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है वो क्या होता है। ये हमने बहुत ही अच्छे से समझा। ठीक है। अगर जिस भी बच्चे की समझ में नहीं आया है या फिर जो भी बच्चा आज हमसे नया जुड़ा हुआ है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले जाके वो हमारा लेक्चर्स देखें रेफ्रिजरेंट, जिससे कि बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाते हैं आपको कि नेमिंग कैसे की जाती है। रेफ्रिजरेंट की जो नेमिंग की जाती है वो कैसे की जाती है, मीन्स जो रेफ्रिजरेंट का है नामकरण जो किया जाता है वो कैसे करते हैं हम। ठीक है। जैसे आप सभी ने देखा होगा जो रेफ्रिजरेंट होता है वो कुछ इस तरीका से लिखा हुआ होता है। मतलब रेफ्रिजरेंट के टर्म में रेफ्रिजरेंट और ये यहाँ पे काउंटिंग नंबर्स लिखे हुए होंगे। ठीक है। तो वो कैसे लिखे जाते हैं, ये नंबर्स कैसे लिखे रहे होते हैं। जैसे हमारा जैसे अमोनिया होता है ना, अमोनिया को हम NH3 अमोनिया होता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन NH3 अमोनिया को क्या लिखा जाता है यहाँ पे? R717। ठीक है। ऐसा क्यों लिखा जाता है, कैसे नेमिंग की जाती है, बहुत अच्छे से हम बताएंगे। ठीक है। आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ, ग्रो कैरियर के साथ। तो आज हम बताते हैं जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट थे उनका नामकरण जो करते हैं। तो प्राइमरी में क्या आ जाता है? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स, इनऑर्गेनिक्स, इस टाइप के क्या हैं, बहुत सारे रेफ्रिजरेंट होते हैं। लेकिन हम फर्स्ट क्या समझ रहे हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। अब इनका हम कैसे नेमिंग करते हैं, कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये हम अभी जस्ट समझेंगे। ठीक है। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक है। वो होता है CM। C है कार्बन, C क्या है? कार्बन। और M मैंने ऐसे ही कांस्टेंट मान लिया है। M क्या मान लिया है मैंने? कांस्टेंट मान लिया है। यहाँ पे हम 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी M की वैल्यू फाइंड आउट होके आएगी। ठीक है। और क्या होता है? हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन। ठीक है। MN हाइड्रोजन। ठीक है। अब क्या है? F फ्लोरीन। क्या है? F फ्लोरीन को मैं मानता हूं बेस में मैंने लिख दिया P, सपोज दैट P लिख दिया। और क्या है? क्लोरीन, उसको लिख दिया मैंने Q। तो ये क्या है? एक केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है। जो कि यहां पे ये क्या है? C क्या है यहां पे? C क्या है यहां पे? कार्बन। ठीक है। H यहां पे क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है। F क्या है? फ्लोरीन। ठीक है। Cl क्या है? क्लोरीन। अंडरस्टैंड?
ठीक है। और ये जो है और ये जो Mn क्या है, एटम्स हैं। क्या है ये M, क्या है M, यहां पे क्या है, एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। और N क्या है यहां पे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। P क्या है यहां पर, P क्या है यहां पर, P क्या है, फ्लोरीन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। और यहां पे Q क्या है, Q है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। ये हम अभी तक इतना समझे, बहुत ही सिंपल वे में समझाएंगे, ऐसा कोई नहीं समझाएगा आई थिंक, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो मैं क्या कह रहा हूं, तो हमारा जो हाइड्रोकार्बन्स है उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो 4 एटम से, 4 एलिमेंट से मिलकर बना है, 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है। उसके जो M, N, P, Q मैंने माने हैं वो क्या होता है, इन कार्बन के कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, फ्लोरीन के कितने हैं और क्लोरीन के कितने हैं। तो क्लोरीन के एटम्स कितने हैं, ये एटम्स, तो ये हम समझेंगे। अब इनका M, N, P, इनका एक रेशियो होता है, उनका एक रेशियो होता है जो कि हमें फाइंड आउट करने में मदद करता है। जैसे हमें ये सारी वैल्यू निकालनी है, ये सारी वैल्यू दे रखी है हमें, और Q की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है, तो उस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है M स्मॉल m प्लस N, ठीक है, नहीं सॉरी, ठीक है, N प्लस के P प्लस के Q इजक्वल टू 2m प्लस के 2m प्लस के 2। तो ये हाइड्रोकार्बन्स के लिए होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे एक न्यूमेरिकल के जरिए, हम समझेंगे कि कैसे नेमिंग की जाती है। तो हमारा जो डेजिग्नेशन है, हमारा जो हमें जो फाइंड आउट करना है, फाइंड क्या करना है, ठीक है, क्या करना है, आर के टर्म में करना है, हमें पता है आर के टर्म में करना है। तो आर के टर्म में हम कैसे करेंगे, आर के टर्म में हम कैसे करेंगे, तो यहां पे क्या होता है, आर m-1, ठीक है, ये लिखना है m-1, और क्या लिखना है, n प्लस के 1, n प्लस 1 और p, ठीक है। इनकी सारी वैल्यू हमें लिखनी है, तो आर के टर्म में अपने आप ऑटोमेटिकली आर के टर्म में इस वाले फॉर्मूले से जो भी हमें दे रखा होगा उससे हम ये फाइंड आउट करके बता सकते हैं, ये वाला। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट ये रखना है, सेकंड ये वाला भी ध्यान में रखना है, और थर्ड ये वाला, ठीक है। इन तीनों फॉर्मूले से हम क्या है, नेमिंग कर सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम पता कर सकते हैं कि उसका आर वैल्यू क्या होगी। जैसे एग्जाम्पल नंबर वन हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हमें दे रखा है CCl2F2, क्या दे रखा है हमें, CCl2 और F2, CCl2 और F2, ठीक है। अब क्या है, आपको क्या है, सब कुछ छोड़ कर, कॉपी पेन अगर आप नोट्स बना रहे हो तो सब कुछ छोड़ के आपको इधर कंसंट्रेट करना है। एक मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता रहा हूं, आपको क्या करना है, फिर दूसरा आपको मुझे निकाल के कमेंट में बताना है कि सर ये है इसका। अब हमें क्या करना है,
अब यहां पर देखेंगे हम, ये क्या है, कार्बन्स का एटम है। अब कार्बन्स का एटम कितना है यहाँ पे 1, इसका मीन्स है m की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, m की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1, m की वैल्यू क्या हो गई 1। देखो अब यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें, यहाँ से हम कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, कार्बन का m है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1 होता है, कुछ नहीं होता है, तो क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पे क्या है m है, तो इसका मतलब है m की वैल्यू क्या हो गई 1 माय डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखेंगे हम, हाइड्रोकार्बन का क्या है, सॉरी हाइड्रोजन का क्या है n, और हाइड्रोजन का जो n है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मीन्स है जो n की वैल्यू है वो क्या है 0, वो क्या है 0। ठीक है, जब हाइड्रोजन एटम्स है ही नहीं है तो n की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी 0। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन मीन्स p है, p नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ पे क्या है 2 नंबर ऑफ एटम्स क्या है 2। अब यहाँ पर क्या होगी, हमारे p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, अंडरस्टैंड। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं r वाले टर्म में। ठीक है, नेमिंग करते हैं r वाले टर्म में। अब देखो r वाला टर्म क्या है, r यहां पे क्या होता है m-1 n+1 और क्या होता है p। ठीक है, अब देखो यहां पर m की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, अगर मैं यहां पे 1 रखता हूं तो 1 से 1 तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहां पे ये वाली वैल्यू का मान जो आया निकल के वो क्या आ गया हमारा 0। क्यों, क्योंकि m की वैल्यू क्या थी 1, और m की वैल्यू जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, n+1 और n+1 और n की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि मैं जब n की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा 0 यहाँ पे रखूंगा तो 0 प्लस के 1 क्या हो जाएगा 1। और p की वैल्यू क्या लिख देनी है आपको, जैसी है वैसे ही लिख देनी है, क्योंकि यहाँ पे p ओनली p ही दे रखा है, जो वैल्यू यहाँ पे p की है वो ही आपको यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया R012, R012। अब हम 0 को, ये इसका मतलब है ये 0 है। अगर हमारी गिनती होती पहले 0 है तब भी हम हटा ही देते थे। ठीक है, नंबर से जो पहले 0 होती है उन्हें हटा ही देते हैं। ठीक है, अब लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं ये वाला क्या है, यहां पे ये एटम्स हैं, ये एटम्स हैं किसके, कार्बन्स के, लेकिन यहां पे क्या निकल के आया 0। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखी, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन तो नहीं था, इसलिए इस वाले टर्म को क्या कर देंगे हम, हटा देंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो निकल के आएगा वो आएगा R12, R12। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करनी है, नेमिंग करनी है बहुत ही अच्छे से। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया है तो पॉज करके दोबारा रिवाइज करो, दोबारा से देखो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के पास है, आज की आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। व्हाट्सएप करके आपको बस बताना है सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारी टीम आपसे जल्द ही संपर्क करेगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब नेक्स्ट हम आपको निकाल के बताना है मुझे कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैं एक और लिख रहा हूं, एक और लिख रहा हूं, ठीक है, वो आपको निकाल के बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, C2F3, C2F3Cl3। ठीक है, C2F2Cl3। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर हमारी लैब तो चल नहीं रही है हमारी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पॉज कर देना है, जब तक ये वाली वैल्यू तुम निकाल ना लो तब तक दोबारा, ठीक है, चालू मत करना। तो आपको ऐसे फाइंड आउट करने में बहुत ही मदद होगी, जिसमें कि आपको बहुत ही, अगर कोई गलती भी हो रही है, अगर कोई गलती भी हो रही है तो आप आगे समझ लोगे, आगे समझ लोगे, लेकिन निकालने की ही आप कोशिश नहीं करोगे तो कभी भी नहीं समझ पाओगे।
ठीक है, तो पॉज करो और पहले निकालो और कमेंट करो। पहले निकालो इसकी वैल्यू आर के टर्म में क्या होगी, क्या होगी आर के टर्म में, निकालो पहले, फिर कमेंट करो, फिर देखना कि मेरा गलत था या सही था। ठीक है, ठीक है, तो आपने निकाल ही लिया होगा आई थिंक। तो चलते हैं, ठीक है, मैं समझा देता हूं, कोई बात नहीं, अगर नहीं निकला है तो हम समझा देते हैं। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पे कार्बन्स के जो एटम्स हैं वो क्या है 2, और हमने यहाँ पे क्या माना है m, तो इसका मीन्स है m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 2, m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या है, कोई भी एटम्स नहीं है, तो n बराबर भी क्या हो गई 0, n बराबर क्या हो गई 0। अब देखो f क्या होता है p, f क्या होता है p, और इसकी वैल्यू क्या है 3। अब यहाँ पे क्या है q का भी टर्म है, देखो Cl3 है और Cl पे क्या है कि एटम्स क्या है q, तो यहाँ पे जो q की वैल्यू आई वो क्या आ गई 3, q की वैल्यू आई वो क्या है 3। अब ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की, ये जो वैल्यू हमने निकाली, अब बस ओनली इस वाले टर्म में, इस वाले फॉर्मूले में आपको सारी वैल्यू पुट कर देनी है ओनली बस। ठीक है, तो हम देखते हैं r, अब देखो m माइनस के 1, m माइनस 1, तो इसका मतलब है 2 में से माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। ठीक है, अब क्या है हाइड्रोजन क्या है 0, n की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 0 रखूंगा तो ये वाला टर्म पूरा क्या है कैलकुलेट होके क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। अब देखो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू क्या है 3, p की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, बस ये हो गई नियम, कुछ नहीं करना है, बस दो फॉर्मूले ध्यान में रखना है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अगर इस टाइप का हमें केमिकल फॉर्मूला दे रखा है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा रिवाइज करके देख सकते हैं। लेकिन अब हम दूसरे टाइप से कैसे नेमिंग कर सकते हैं, सपोज दैट अगर हमें ये वाली भी वैल्यू दे रखी है तब। ठीक है, अगर हमें ये वैल्यू दे रखी है तो हम इससे कैसे फाइंड आउट करेंगे इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या है एक आपको दे रहा हूं, एक आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं, फिर दूसरा आपको क्या है खुद से निकालना है, दूसरा क्या है खुद से ही निकालना है। ठीक है, तो मैं दे रहा हूं क्वेश्चन है एक, ठीक है, क्या है क्वेश्चन R11, क्या है R11 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, R11 की वैल्यू फाइंड आउट करके हमें केमिकल फॉर्मूला बताना है कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पे क्या है R11 है, तो सपोज दैट यहां पे क्या होने चाहिए थे 3 लेटर्स होने चाहिए थे, क्यों, क्योंकि यहां पे हम क्या कर से देखते हैं, देखो m माइनस के 1 कॉमा n प्लस के 1 और p, देखो यहां पे क्या होने चाहिए थे 3 होने चाहिए थे कि नहीं, बट यहां पे क्या है 2। इसका मीन्स है कि ये वाला टर्म क्या हो गया होगा 0। ठीक है, पहले हमने जब 0 आई थी तो हमने R12 कर दिया था, जब हमारी पहले जो वैल्यू निकल के आई थी R012, ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया था R12 कर दिया था। इसका मतलब है 0 यहां भी छुपी हुई है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं R011, क्या लिख सकता हूं R011। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब देखो ये जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू किसकी है m-1, किसकी है m-1, और ये वाली वैल्यू किसकी है n प्लस के 1, ये वाली वैल्यू किसकी है n प्लस के 1, और ये वाली वैल्यू है p की, ये वाली वैल्यू है p की। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला बराबर 0, m-1 इक्वल टू 0, तो m बराबर क्या आ जाएगा 1 निकल के। अब देखते हैं हम यहां पे n प्लस के 1 इक्वल टू क्या है 1, तो क्या हो गया n इक्वल टू 0, क्या हो गया n इक्वल टू 0, और यहां पे p की जो वैल्यू है वो क्या हो गई 1, p की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, अब हमें क्या है q की वैल्यू भी यहां पे निकाल के देखनी है। अगर q की वैल्यू कुछ भी आ रही है तो वो भी हमें क्या करना है उसमें लगाना है इस वाले में,
क्योंकि m की वैल्यू निकाल लिए हम, ठीक है, n की निकाल लिए, m n p की निकाल चुके हैं, 1 है, लेकिन q की वैल्यू हमने फाइंड आउट करके ही नहीं देखी है। तो अब ये वाला फॉर्मूला फंक्शन में आएगा, ये वाला फॉर्मूला क्या आएगा, अब फंक्शन में आएगा, क्या है, n प्लस के p प्लस के q इक्वल टू 2m प्लस 2m प्लस के 2। अंडरस्टैंड। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो, इसमें क्या है, सारी वैल्यू पुट कर दो। देखो n की वैल्यू क्या है 0 प्लस p की वैल्यू क्या है 1, q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इक्वल टू 2, m की वैल्यू है 1 प्लस के 2, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 4 हो गया, और ये क्या हो गया 1, ठीक है, 1 हो गया ये पूरा टोटल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q इक्वल टू ये 1 माइनस में चला जाएगा इधर, तो q की वैल्यू क्या निकल के आ गई, q की वैल्यू निकल के आ गई 3। q की वैल्यू जो निकल के आई है वो क्या आ गई बेटा 3। अब ये सारी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये सारी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इसमें केमिकल फॉर्मूला में रख सकते हैं। तो इसका जो केमिकल जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा, CM और m की वैल्यू क्या निकाली है बेटा हमने 1, तो C1, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो हम क्या है हाइड्रोजन को ही हटा देते हैं, क्योंकि 0 है तो हाइड्रोजन है ही नहीं है। अब देखते हैं f क्या है, ठीक है, पहले लिख लो, पहले सारे फंक्शन लिख लो, H0, ठीक है। अब देखो f क्या है, Fp और p की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब Cl और q की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, ये आपका बन के आ गया। हमें पता है 1 को हम लिखते नहीं है, ठीक है, 0 वाला कैंसिल हो जाता है, 1 को नहीं लिखते, तो CFCl3 क्या हो जाएगा, CFCl3, समझे, CFCl3। तो इसमें अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो अब भी बता सकता है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझा, एक और बार मैं समझा देता हूं अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो माय डियर स्टूडेंट, हमें क्या है इस टाइप का एक दे रखा होगा फंक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं इस टाइप से क्या बन सकता है, व्हाट इज द नेमिंग ऑफ R11। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रखा होगा A C2F2 Cl2, B C3F2 Cl, या फिर C दे रखा होगा CFCl3, और D आपको दे रखा होगा CFCl2, ठीक है, इस टाइप से। अब आपको अगर जब आता है R11 की तभी तो आप वैल्यू को टिक कर पाओगे, अगर आपको पता है तभी तो आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को टिक कर पाओगे। अब निकालना कैसे है, देखो यहाँ पर 2 टर्म है और लेकिन होते कितने हैं 3 होते हैं, ठीक है। इसका मीन्स है यहाँ पे क्या लगी हुई है 0, हमने यहाँ पे 0 लगा ली, 0 1 1, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होता है m-1, तो ये वैल्यू क्या है m-1। सेकेंड टर्म होता है n+1, तो सेकेंड टर्म क्या है n+1, ठीक है। थर्ड होता है p, तो ये तो सारी वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है, तो m की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। n+1 बराबर ये वाला टर्म इसके बराबर होगा, ये वाला इसके, ये वाला इसके, ठीक है। p बराबर 1 हो गया, n+1 इक्वल टू 1, तो n 0। यहां से हम इस वाले फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यू पुट करो और यहां से क्या निकाल सकते हैं q की वैल्यू फाइंड आउट करके बता सकते हैं। अब बात आती है केमिकल फॉर्मूला हमें बनाना है। कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाना है, आपको ये वाला केमिकल फॉर्मूला याद रखना है और सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाओ। तो C1 M की वैल्यू 1 है, H0 क्योंकि N की वैल्यू क्या है 0, F1 क्योंकि P की वैल्यू क्या है 1, Cl3 क्यों, Q की वैल्यू क्या है 3। अब इसको 1 को हम 1 वाले टर्म को 1 को लिखते नहीं है यहाँ पे, तो C ओनली आ गया, H0 है तो H हट जाएगा, F1 है तो F ओनली आ जाएगा, Cl3,
तो ये क्या बनेगा, केमिकल फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या है, ये वाला टिक कर दो यहाँ पे, ये वाला फटाफट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ठीक है, जब तक हम हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती आरएसी में। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको एक और क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट क्या करना है, आपको एक और क्वेश्चन बताना है। ठीक है, और मैं नहीं बताऊंगा उसे, क्या है, मैं नहीं बताऊंगा, आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि सर ये वाला है ऑप्शन। ठीक है, आपको बताना है R22। R22 को आपको क्या करना है, फाइंड करके हमें बताना है कमेंट में कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है। R12 का आपको ही बताना है, जैसे मैंने R11 का यहां आपको बताया है वैसे ही क्या बताना है आपको, R22 का बताना है। ठीक है, कमेंट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हमने देखा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे इनकी नेमिंग करते हैं, ये सब आप जान ही गए होंगे। ठीक है, अब क्या है, अब क्या है हमारा, क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या है, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो यहां इनका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, वो तो यही होता है। ठीक है, वो क्या होता है, सेम यही होता है। ठीक है, ये वाला टर्म में, ये वाले टर्म में, बाकी सब यही होते हैं, हमें सभी को पता है। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, n प्लस p प्लस q इक्वल टू 2m, ये वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, चेंज, ये वाला फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अगर सारी वैल्यू आ रही है और पुट करके देख ले ना, तो ये वाला भी और ये वाली दोनों, ठीक है, वो क्या आएंगी, इक्वल आ जाएंगी, दोनों क्या आ जाएंगी, एकदम से इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहां पर जो आर वाला टर्म देखते हैं हम, आर की जो नेमिंग करते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। कैसे, क्योंकि यहां पर पहले ही क्या लिखना है हमें, 1, स्टार्टिंग ही किससे करनी है, 1 से, स्टार्टिंग ही किससे करनी है, 1 से, बाकी क्या है, सेम है, बाकी क्या है, सेम है, बाकी क्या है, सेम। ठीक है, n प्लस के 1 कॉमा p। ठीक है, तो यहां पे जो टर्म है वो क्या है, 4th, यहां पे क्या टर्म है, वो है 4th। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एग्जाम्पल से क्या करते हैं, हम समझते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, C2H4 को फाइंड आउट करके हमें बताना है। ठीक है, कैसे इसकी नेमिंग करते हैं, कैसे इसकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये केमिकल फॉर्मूला दे रखा है, हमें क्या है, इन सारी वैल्यूओं को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे C का क्या है, M है, तो यहाँ पे क्या है, एटम्स 2 हैं, तो M इक्वल टू क्या हो गया, 2, M इक्वल टू क्या हो गया, 2, HN। ठीक है, और इसका मतलब है यहाँ पे H दे रखी है और उसका एटम्स क्या है, 4 है, तो यहाँ पे क्या है, N की वैल्यू क्या आ जाएगी, N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, N की वैल्यू क्या आ गई, 4। ठीक है, और बाकी जो वैल्यू है वो क्या है, P की वैल्यू क्या है, 0, और Q की वैल्यू भी क्या है, 0, यहाँ पे हम देख ही रहे। ठीक है, यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, जब यहाँ पे कोई टाइम ही नहीं है इनका P Q का, तो हम क्या है, वैल्यू 0, जैसे हमने पहले लास्ट में क्या है, N की वैल्यू 0 मानी थी, यहाँ पे मानी थी, क्या मतलब है ही नहीं है, कोई टर्म है ही नहीं है P और Q का, फ्लोरीन और क्लोरीन का कोई टर्म नहीं है, तो P और Q की वैल्यू हम क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, R क्या है, 1 हमें लिखनी है, 1 को हमें लिखना है, M माइनस 1 करेंगे तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, N प्लस के 1 और N की वैल्यू क्या है, 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, P की वैल्यू क्या है, 0, P की वैल्यू क्या है, 0, Q है नहीं है।
ठीक है, तो ये इस टाइप का बन गया इस टाइप का बन गया। ठीक है, तो इसे क्या कर सकते हैं हम R1150 ठीक है। ऐसे ही हम इनकी जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी ही नेमिंग हम इस टाइप से करेंगे। ठीक है, उनकी ही नेमिंग क्या करेंगे हम इस टाइप से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक अगर हमारे जो रेफ्रिजरेंट हैं वो इनऑर्गेनिक हैं तो हम उनकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो हम उनकी नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही अच्छा आपको पूरा कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, आप चाहे मॉडल पेपर में चले जाइए, चाहे आप बुक में देख लीजिए। ठीक है, कहीं पर भी इस टाइप का कोई भी कंटेंट नहीं मिलने वाला है आपको, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, ग्रो कैरियर के साथ, ग्रो योर कैरियर विद ग्रो कैरियर, अंडरस्टैंड। तो हम समझते हैं अब इनऑर्गेनिक। अगर हमारे जो रेफ्रिजरेंट हैं बेटा, अगर हमारे जो रेफ्रिजरेंट है वो इनऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक समझते हो जैसे NH3 है, ठीक है, अमोनिया है। ठीक है, अब हम क्या है इनऑर्गेनिक्स जो हमारे एटम्स हैं वो सॉरी रेफ्रिजरेंट है, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है हमें, यहां पर क्या करना है, तो जो भी, ठीक है, जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट है वो क्या कर देना है 700 प्लस मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट क्या कर देना है 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट। इसके साथ हमें क्या कर देना है 700 के साथ हमें क्या कर देना है माय डियर स्टूडेंट्स, बस उसका मॉलिक्यूलर जो वेट है वो ऐड कर देना है। कैसे, ठीक है, अभी हम देखते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है NH3, फर्स्ट क्या है NH3। ठीक है, हमने बताया उसकी नेमिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा 700 प्लस, क्या करना पड़ेगा 700 प्लस। अब इसका देखते हैं हम, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ी बहुत ही नॉलेज रखते होंगे, टेबल याद होगी अभी तक, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इस टाइप से अगर तुम्हें याद है तो बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हो। जैसे नाइट्रोजन का है मॉलिक्यूलर नंबर क्या होता है 7, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 14। ठीक है, हम सभी जानते हैं नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या है 14 प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है 1 इंटू 3 एटम है यहाँ, तो 3, तो क्या हो गया 17, क्या हो गया 17। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम 17 ऐड कर देंगे, तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा 717, क्या आ गया निकल के 717। ठीक है, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक और देखते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं हम H2O का क्या देखते हैं H2O। ठीक है, अब R हमें 700 प्लस, अब इसका एटॉमिक वेट हमें यहां लिखना है। अब एटॉमिक वेट क्या होगा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका मतलब 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन है और 1 होता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट, तो 2 का क्या हो गया 2, और ऑक्सीजन का 1 एटम है यहां, और ऑक्सीजन क्या होता है मॉलिक्यूलर नंबर होता है 8, बट मॉलिक्यूलर जो वेट होता है वो होता है 16। ठीक है, अब 16 और 2 क्या हो गया 18, तो इसका जो नेमिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 718 माय डियर स्टूडेंट्स। बस करना कुछ नहीं है, बस 700 लिखना है, प्लस कर देना है उसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो निकल के आ जाएगी हमारी नेमिंग। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ठीक है, ये दूसरा था, तीसरा, ठीक है, Cl, ठीक है, एयर का मैं बता देता हूं, एयर। ठीक है, हमें पता है, सभी को पता है, एयर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है 29। ठीक है, अब 29 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 729। अब आपको घर से फाइंड आउट करके हमें कमेंट में बताना है, आपको फाइंड आउट करके कमेंट में हमें बताना है Cl2 का, किसका बताना है Cl2 का बताना है।
और बताना है किसका, और बताना है किसका, SO2 का, और बताना है हमें SO2 का क्या है। ये वाले क्वेश्चन क्या है, कमेंट में आपको बताना है, कमेंट में आपको बताना है कि सर ये वाला है, इसका नेमिंग क्या है, ये वाला है। ठीक है, तो यहां तक आप समझे। हमने नेमिंग करते समय आपको बहुत ही अच्छे से केमिकल फॉर्मूलाज बताए, उससे रिलेटिव क्या क्या फॉर्मूला बन सकते हैं, कैसे नेमिंग की जाती है, अगर हमें आर के टर्म में दे रखी है कोई वैल्यू तो कैसे हम उसे केमिकल फॉर्मूले के टर्म में निकाल सकते हैं, और जब हमारी केमिकल फॉर्मूलाज के टर्म में दे रखी है वैल्यू तो आर के टर्म में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हमने समझा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और क्या समझा हमने, इनऑर्गेनिक। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बहुत ही आपने सपोर्ट किया हमको, ग्रो कैरियर प्लेटफॉर्म को बहुत ही सपोर्ट किया, और अच्छा सपोर्ट करने के लिए कमेंट्स जरूर किया करो, जिससे कि हम समझ सकें कि आपको क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है, आप कितना समझ पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि जो हमारे रेफ्रिजरेंट हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, कैसा रेफ्रिजरेंट होना चाहिए एक गुड रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि क्या क्या होनी चाहिए एक रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी, क्या क्या होनी चाहिए एक रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, अब देखते हैं हम कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक रेफ्रिजरेंट में, एक गुड रेफ्रिजरेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं, आप सभी देख ही रहे हैं बोर्ड पे, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, अब रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, लो, क्या होना चाहिए, लो। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर निम्न उबालक बिंदु होना चाहिए। एक अच्छा रेफ्रिजरेंट तभी माना जाएगा जिसकी के लो, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब कम होगा तो जल्दी से बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी से बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। देखो, अरे कहाँ जा रहा है, ठीक है, ये देखो, अब जब हमारा यहाँ पर इवोपरेटर होता था, इवोपरेटर होता है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, कन्वर्ट स्टार्ट हो जाता है किसमें, वेपर में। ठीक है, वेपर में, तो यहाँ से तो उसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर लो होगा तो जल्दी से क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट स्टार्ट हो जाएगा। जब जल्दी से वेपर में कन्वर्ट स्टार्ट हो जाएगा तो लेटेंट हीट उसे क्या चाहिए, ज्यादा। हमें क्या चाहिए, लेटेंट हीट जिसकी हाई हो, हाई लेटेंट हीट वाला हो, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर सकते। उसी से जब लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है तभी तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट होता है। तो हमें क्या चाहिए, एक अच्छा रेफ्रिजरेंट क्या होना चाहिए, लो बॉइलिंग पॉइंट का होना चाहिए, और उसका क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर, क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई। क्रिटिकल जो पॉइंट टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, एकदम से हाई होना चाहिए, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उच्च वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, अभी मैंने बताया है जितना हाई लेटेंट हीट होगी, जितना हाई लेटेंट हीट होगी हमारे रेफ्रिजरेंट की, वो उतना ही हमें क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट करके देगा। उतना ही हीट को, जैसे रूम में लगा हुआ है तो रूम की जो हीट है उसको ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और हमें रेफ्रिजरेंट जो इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा देगा। ठीक है, अब क्या है, निम्न विशिष्ट आयतन, मतलब उसका ऐसा नहीं है, तो क्या विशिष्ट आयतन क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, किसी भी जो इक्विपमेंट हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स ना आ जाए। ठीक है, ऐसा ना हो ज्यादा हो एकदम से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ठीक है,
निम्न वाष्पन का विशिष्ट आयतन, निम्न वाष्पन का विशिष्ट आयतन, जैसे सेंसेबल हीट होती है ना, एक होती है जैसे सेंसेबल हीट जानते हुए ना, लेटेंट हीट हमने बताया अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या है हमारे पास आइस है, ठीक है, और वो क्या है लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, और वो ही क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमने टेम्परेचर दिया, इस टेम्परेचर के कारण सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुई है, इसका मतलब फेज चेंज हुआ। तो फेज चेंज के दौरान जो हमें हीट चाहिए होती है उसे क्या बोलते हैं हम, उसे क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, लेटेंट हीट मींस गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अब सेंसिबल हीट क्या है, जैसे हमारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उसे हमने क्या है 10 डिग्री सेंटीग्रेड किया, तो वो क्या हो गया हमारा, ये 5 क्या है सेंसिबल हीट, क्या हो गई ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो इसमें डिफरेंट हुआ कितना ऊपर गया टेम्परेचर, वही क्या हो जाएगा हमारा सेंसिबल हीट। ठीक है, अब क्या है लो स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, हमारे गुड एक रेफ्रिजरेंट को क्या होना चाहिए, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम होना चाहिए, विशिष्ट आयतन क्या होना चाहिए उसका कम होना चाहिए। ठीक है, और वो क्या है ऐसा रेफ्रिजरेंट होना चाहिए जो हमारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं उसमें जो मटेरियल यूज कर रहे हैं हम, ऐसा तो नहीं है उसे हानि पहुंचा रहा है, उसे क्रोजननेस कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या है लो एकदम हो ही ना बस, ठीक है, क्या है क्षरण रहित होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्षरण रहित होना चाहिए। और उसकी जो फ्लेमेबिलिटी है, ठीक है, जलन होने की जो क्षमता है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल ही कम, क्या होनी चाहिए बिल्कुल ही कम, लो कॉस्ट का होना चाहिए। और क्या है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। अगर हम फूड इंडस्ट्री वगैरह में जो यूज कर रहे हैं, हमने लास्ट में भी बताया कि टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे बढ़िया जो रेफ्रिजरेंट माना जाता है वो NH3 है, फिर भी हम उसे NH3 को यूज करते हैं, लेकिन उन डिवाइसों में यूज करते हैं जहां पर ह्यूमंस को कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी परेशानी नहीं आए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं एक और चैप्टर के साथ, एक और लेक्चर के साथ। जुड़े रहिए हमारे ग्रो कैरियर प्लेटफॉर्म पर और देखते रहिए हमारी सारी वीडियोस, और कमेंट करना ना भूलें अगर हमारा सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को जो दूसरे कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी अदर भी जो बोर्ड में हैं, हम सारे बोर्ड का कंबाइंड पढ़ा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली बोर्ड हो, चाहे उत्तराखंड, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, सारा कंटेंट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं, धन्यवाद सभी का ग्रो कैरियर प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए।